ओके, क्या फिनिश किया था? Fine. Now we are going to start with a new chapter, law relating to special economic zones. Lesson 6. SEZ सुना है? क्या सुना है SEZ? यहाँ पे क्या मिलते हैं? अच्छा, कंपनियों को टैक्स बेनिफिट। हमें लगा कोई चीज बता रहे हो, यहाँ पे ये चीज मिलती है। ओके, टैक्स बेनिफिट होते कहाँ हैं ये? इंडिया के अंदर कि इंडिया के बाहर? इंडिया के अंदर होते हैं कि इंडिया के बाहर होते हैं? अच्छा, इंडिया के किसी SEZ का नाम बता सकते हैं आप? नोएडा, ओके। बैंगलोर, ओके। अब कुछ बच्चों को लगेगा अच्छा शहरों के नाम बताने हैं, कानपुर। ओके, ठीक है, चलो। ये क्या है, गेस करो। देखा, राइटिंग मेरी, ड्राइंग देखो मेरी कितनी अच्छी है। बना साउथ इंडिया, ये देखिए, एब्सोल्युटली एकदम। अरे नहीं, हमारी ड्राइंग अच्छी है। हाँ, देखिए क्या होता है, हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज हैं, अगर हम लोग कहें बिजनेस लगाने की बात या इंडस्ट्री लगाने की बात, तो ज्यादातर लोग चूज करते हैं वो एरियाज, ठीक है, जहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है, जहां मार्केट अवेलेबल है। अगर हम आज आपसे कहें आपको एक फैक्ट्री लगानी है, तो आप कहाँ लगाना चाहेंगे? जहां से मार्केट आसपास हो, जहां पे लोग हो ताकि आपका सामान खरीद सके, जहां से आपको लेबर इजिली मिल सके, जहां फैसिलिटीज हो। यानी कि हमारे देश में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्री लगाने से काफी बेनिफिट होता है। ऑन द अदर हैंड कुछ एरियाज ऐसे हैं, ठीक है, जहां से इजी ट्रांसपोर्टेशन मिलना डिफिकल्ट होता है या जहां डेवलपमेंट कम है, ठीक है। ऐसे एरियाज में कोई इंडस्ट्री नहीं लगती, ऐसे एरियाज में कोई बिजनेस नहीं होता, और उसकी वजह से ये एरिया अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि भाई हमारे देश को तो इक्वली डेवलप करना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम लोगों को बोलेंगे कि भाई इन एरियाज में जाके, जैसे पोर्ट, मतलब जो सी के पास वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, जहां पोर्ट्स होते हैं, उन एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रेडी मार्केट नहीं है, प्लस वहां की वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है। तो सरकार ने कहा कि अगर हम लोगों से कहते हैं भैया यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, तो वो नहीं लगाएंगे। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम उनको कुछ अट्रैक्टिव बेनिफिट दें, कि अगर आप इन जगह पर इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होगा। और ऐसे एरियाज को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन का मतलब समझे, यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, और ये स्पेशल इसलिए है कि अगर आप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं या आप अपना सेटअप लगाते हैं, तो आपको सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देगी, इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो हमारे देश के ही कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? SEZ, यानी ये एक तरह से ड्यूटी फ्री एरियाज होते हैं। बताओ, ड्यूटी फ्री का मतलब क्या हो गया? टैक्स फ्री। अब सरकार ने कहा आप यहाँ आइए, यहाँ डेवलप होइए, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। अब देखिए इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे नोएडा आप लोग ने बताया, तो काफी साल पहले ये नोएडा का NCR वाला जो रीजन था, ये डेवलप नहीं था। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ फैक्ट्रीज लगती हैं, ठीक है, ऑफिसेज आते हैं, ऑफिसेज आए, फैक्ट्रीज आए, लोगों की जॉब लगी। जब जॉब लगी तो लोगों ने वहां रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने तो स्कूल बन गए, पार्क बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए। जब ये सब कुछ बन गया तो आपको नहीं लग रहा सिटी बन गई? दिस इज हाउ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो पहले के टाइम पे ये नोएडा वगैरह भी इतना डेवलप नहीं था। अब अगर आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब डेवलप हो गया है। दिस इज बिकॉज इन एरियाज को अब सरकार ने क्या डिक्लेयर कर दिया है? SEZ। सबसे पहली चीज, ये एरिया टैक्स फ्री यानी ड्यूटी फ्री एरियाज होते हैं, और इनके अलावा जो बचा हुआ इंडिया है, इसको हम लोग DTA कहते हैं। DTA का मतलब होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। 3 शब्द हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर है। टैरिफ एरिया मतलब, टैरिफ समझ गए, टैक्स, क्योंकि यहाँ पर टैक्स लेवी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया। कुछ एरियाज हैं जो DTA हैं, जहां टैक्स लेवी होता है, और कुछ एरियाज हैं जो SEZ हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब ये जो SEZ हैं, इनको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। फॉरेन टेरिटरी मतलब समझ गए, हैं ये इंडिया के अंदर ही, लेकिन इनको फॉरेन टेरिटरी मानते हैं इन सच अ मैनर कि अगर DTA से SEZ में माल जाएगा
तो उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। सोचो हमने क्या बोला, व्हाट इज एक्सपोर्ट? अगर इंडिया से बाहर माल जाए, अब यहां पर देखा जाए तो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने एसईजेड को फॉरेन टेरिटरी माना, और फॉरेन टेरिटरी मानने की वजह से इंडिया के अंदर यानी डीटीए से एसईजेड में अगर कोई भी चीज जाएगी तो उसको क्या मान लेंगे? एक्सपोर्ट। और अगर उसको एक्सपोर्ट मानेंगे तो उसको किसके बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे? एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स। आपको पता होगा हमारे देश में एक्सपोर्ट के भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो एसईजेड है इनको क्या माना जाता है? फॉरेन टेरिटरी। अब इस एसईजेड को मैनेज करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो पर्सन जिसने ये एसईजेड बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं एसईजेड डेवलपर। तो कोई भी पर्सन या कोई गवर्नमेंट सबसे पहले एक एरिया डिसाइड करती है कि इस एरिया को हमें एसईजेड बनाना है। अब जिस भी एरिया को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसकी वो सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे इनकी अथॉरिटीज को या बोर्ड को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम इस एरिया को एसईजेड बनाना चाहते हैं। फिर ये चेक होगा कि ये एरिया एसईजेड बनने लायक है कि नहीं, और उसके बाद इसको एसईजेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एसईजेड किसने बनाया? डेवलपर ने, ठीक है। उसके बाद इस पे लगती हैं यूनिट्स, यानी हर वो पर्सन जो एसईजेड में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है उस फैक्ट्री को क्या कहा जाता है? यूनिट लगाना। तो दो चीजें हुई, एक हुआ एसईजेड डेवलपर और एक हुआ यूनिट, यानी यूनिट मतलब वो फैक्ट्री जिसने लगाई है, ठीक है। एक और चीज होती है इस एसईजेड के अंदर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। बहुत सिंपल है, इस एसईजेड में जो भी बैंक की ब्रांच होती है उसे हम लोग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहते हैं। बता सकते हैं क्यों? भाई देखो, एसईजेड में फैक्ट्री है, लोग हैं, सब कुछ है, डेवलप्ड है, तो बैंक भी तो खुलेगा, बैंकिंग नीड्स भी तो चाहिए, ठीक है। जब भी किसी बैंक की ब्रांच एसईजेड में खुलती है तो उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहा जाता है। व्हाई द वर्ड ऑफशोर? क्योंकि एसईजेड को क्या माना जाता है? फॉरेन एंटिटी, ठीक है। तो इस एसईजेड को बहुत सारे रिलैक्सेशन मिले हैं। जो भी एक्ट है, जहां जो भी एक्ट है उन सब में लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल रूल्स है, लेकिन अगर वो एसईजेड में सिचुएटेड है तो उसके ऊपर सिंपल रूल्स लगेंगे। इनके रेगुलेशन और रूल्स सब सिंप्लीफाई कर दिए गए। और इन्हीं एसईजेड में शायद आपने सुना होगा आईएफएससीज भी होते हैं। आईएफएससी सुना है? हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सुना है आईएफएससी? कंपनी लॉ में शायद सुना होगा जिसने पढ़ा है। आईएफएससी कंपनी अगर है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, आईएफएससी कंपनी पे नहीं लगता। नहीं सुना है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका चैप्टर है पूरा, ठीक है, कि आईएफएससी क्या है। ये आईएफएससी एसईजेड में भी लगती है। तो करेंटली हमारे देश में बहुत सारे एसईजेड्स हैं, बहुत सारे एसईजेड्स हैं, और इन सारे एसईजेड्स को टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे लॉज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इनका मेथोडोलॉजी समझ में आ गई, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर होते हैं कि इंडिया के बाहर होते हैं? और इनके ऊपर देखो जो एक्ट लगता है दैट इज व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। चलिए अब इसको रीड करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेसिफिकली डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। मतलब बताइए जरा इस शब्द का, डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। हाँ, डिलिनिएटेड मतलब नॉर्मल इंडिया से थोड़ा सा अलग है, एंड ड्यूटी फ्री एनक्लेव है। ड्यूटी फ्री एनक्लेव का मतलब टैक्स फ्री एरिया है, एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ। ड्यूटी के लिए, टैक्स के लिए, टैरिफ के लिए इन एसईजेड्स को क्या माना जाता है? फॉरेन एंटिटी, ओके। While the policy relating to special economic zone is contained in FTP, incentives and other facilities to special economic zone developer and units are implemented through various notifications. अब इसमें सबसे पहले ये मार्क करो salient features. इस एक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? Matters relating to establishment of special economic zone. इन SEZ को कैसे बनाया जाता है? And for setting up of units therein. अब बताओ ये units किसकी बात कर रहे हैं? फैक्ट्रीज की, जो भी एंटिटी, जो भी फैक्ट्री वहां लगाई जा रही है उनको क्या कहा जाएगा? यूनिट्स। तो कह रहे हैं ये एक्ट हमको बताएगा कि एसईजेड कैसे बनाया जाता है, उसकी यूनिट्स कैसे सेटअप होंगी। मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अगर किसी को एसईजेड में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट खोलनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी हमको इस एक्ट में बताया जाएगा, ठीक है।
फिस्कल रिजाइम फॉर डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड यूनिट। फिस्कल रिजाइम समझ गए, वही टैक्सेशन बेनिफिट्स, जो भी डेवलपर्स हैं या जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन से एक्ट में एग्जेम्पशंस मिलेंगी, ये सारी चीजें भी कौन से एक्ट में बताई जाएंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में। फोर्थ, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। कह रहे हैं नॉर्मली तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो एंटिटीज जो एसईजेड में बनी है उनके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज को कम कर दिया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम समझते हो क्या होता है? हाँ, सिंगल विंडो मतलब एक अप्रूवल ले ली, उससे सारी अप्रूवल हो गई, अब बार बार आपको अलग अलग जगह अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर ईच स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू इम्पार्ट ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। कह रहे हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मैनेज करने के लिए इनकी एक अथॉरिटी, जैसे हम लोग की म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है नॉर्मल, ऐसे ही एसईजेड को मैनेज करने के लिए उनकी एक एसईजेड अथॉरिटी बनाई जाती है कि वहां डेवलपमेंट होना है, वहां के टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, वहां जो भी चीजें होनी है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें कौन मैनेज करता है? एसईजेड अथॉरिटी। एंड डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट समझ गए? एसईजेड से रिलेटेड अगर केसेस होंगे तो वो कहां जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में, ताकि उनका क्या हो सके? स्पीडी ट्रायल। ओके, तो उनके केसेस को नॉर्मल कोर्ट्स में रेफर करने की बजाय स्पेशल कोर्ट में रेफर किया जाए। ये सारी चीजें हम लोग इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? समझ आ गया सबको? ओके, हाँ बेटा। ये मतलब कोई भी पर्सन, जैसे अगर मान लीजिए आपको लगा हम कानपुर को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कानपुर को बनना चाहिए एसईजेड, तो वो उसकी अप्रूवल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वी कैन सिलेक्ट एनी प्लेस, लेकिन अप्रूवल नहीं मिलती सबकी। वो किसी ने ढूंढी होंगी प्लेस, अप्रूवल ली होगी। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो कि कहाँ कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, गूगल पे डालो पता चलता है, ठीक है, सिंपल। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए एसईजेड कौन बना सकता है? एनी प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर। वैसे आपको पता है ज्यादातर एसईजेड साउथ में है, ठीक है, जो ये 4-5 स्टेट्स है ना नीचे, तमिलनाडु एंड ऑल, यहाँ ज्यादातर एसईजेड यहीं पर ही है, ठीक है, ऊपर कम है, नीचे वाले स्टेट्स में ज्यादा है। तो एक बार आप गूगल पे डालना तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। एनी प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज कैन सेट अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन बना सकता है? कोई भी प्राइवेट एंटिटी, कोई भी पब्लिक एंटिटी, जॉइंट सेक्टर, कई बार प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके बना सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब देखिए सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन, दिया है ना सबकी बुक में ये वाले चार्ट, any other person jointly or severally may establish a special economic zone। सिंपल सिंपल लाइन से, बहुत सिंपल चैप्टर है, बताइएगा कहीं डाउट हो तो। कह रहे हैं कौन कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू सेट अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? एरिया आइडेंटिफाई करेगा, हम किसको बनाना चाहते हैं, मेक अ प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो सबसे पहले वो एक एरिया आइडेंटिफाई करेगा और फिर उस एरिया को वो एसईजेड बनाना चाहता है, इसका प्रपोजल किसको भेजेगा? वहां की स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एनी डाउट? नेक्स्ट, इट ऑल्सो अलाउज पर्सन एट हिज ऑप्शन टू प्रपोज डायरेक्टली टू द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस एक्ट में बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, जिसमें सबसे पहला है एसईजेड बोर्ड। किस एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करना है, नहीं करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? एसईजेड बोर्ड। तो ये कह रहे हैं आप चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे और स्टेट गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन बोर्ड तक पहुंचाए, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपना प्रपोजल किसको भेज सकते हैं? एसईजेड बोर्ड, ठीक है। इन केसेस वेयर सच प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सन, द बोर्ड में ग्रांट अप्रूवल। अप्रूवल अल्टीमेटली कौन देता है? बोर्ड। And after receipt of such approval, the person concerned is required to obtain the concurrence of the state government। तो दो तरीके देखो क्या हुए, या तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा, उन्होंने बोर्ड से परमिशन ले ली, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हमने डायरेक्टली बोर्ड से परमिशन ले ली, ठीक है, और उसके बाद हमने किसको इन्फॉर्म कर दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। हम बोर्ड से किस चीज की परमिशन ले रहे हैं? एसईजेड बनाने की। एसईजेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? एरिया आइडेंटिफाई किया कि किस एरिया को एसईजेड बनाया जा सकता है। सब लोग साथ में हैं मेंटली एंड फिजिकली?
पक्का? फिजिकली तो सब दिख रहे हैं, मेंटली भी सब यही है? ओके ठीक है। कहीं जाना हो तो बता देना, परमिशन लेके चले जाना कि थोड़ी देर के लिए दिमाग वहां चला जाए, ठीक है? इन केस स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेट अप एसईजेड, अगर कोई नॉर्मल पर्सन सेटअप करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा था। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड बनाना चाह रही है तो वो किसको देगी? बोर्ड को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन केस द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी पहले एरिया आइडेंटिफाई करेगी एंड देन फॉरवर्ड द प्रपोजल डायरेक्टली टू द बोर्ड, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अगले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, अगर पढ़ने में आ रहा हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एसईजेड बनाना चाहती है तो उसको किसकी अप्रूवल चाहिए? ठीक है, कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप अथॉरिटी हो गई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, उसके लिए उसको किसी की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एसईजेड विदाउट कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न और विदाउट रेफरिंग द प्रपोजल टू द बोर्ड। एनी डाउट? The state government, on receipt of the proposal for setting up of SEZ, forward the proposal together with its recommendation to the board of approval. The board of approval may, after receipt of proposal, either approve the proposal or approve subject to such terms and condition. It can also modify or reject. Now this is simple. Board of approval को दिया, हो सकता है वो approve कर दे, हो सकता है वो modify कर दे। जैसे आपने कहा इस पूरे एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करना चाह रहे, अब हो सकता है वो ये कहते हैं ठीक है डिक्लेयर कर दो, हो सकता है वो कहते नहीं पूरे एरिया को नहीं, इसमें से जो इतना एकड़ जमीन है इसको नहीं कर सकते, सिर्फ इतने को कर लो, या वो ये कह सकते हैं इतना है इसमें इतना और ऐड कर लो, ठीक है फाइन। तो सिंपली वो क्या कह रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है वो हो सकता है अप्रूव करे, हो सकता है मॉडिफाई करे, हो सकता है रिजेक्ट करे, ओके। The central government has been empowered to specify minimum area of land for setting up of SEZ. बताओ क्या मतलब हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करेगा कि SEZ बनाने के लिए कम से कम कितना एरिया होना चाहिए, तो वो अपने रिक्वायरमेंट सेट करेंगे और उन्हीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से SEZ बनाया जाएगा। आई होप नो डाउट, ठीक है। अब इसके बाद सीधे नीचे आ जाओ, यहाँ पर Establishment, approval and authorization to operate special economic zone. Section 4 of the Act requires the developer to submit. कौन बना रहा है SEZ? Developer. To after the grant of letter of approval, the exact particulars of identified areas to the central government. हमको ये पॉइंट पढ़ के बताओ कि ये कब हो रहा है, अप्रूवल मिलने के बाद या अप्रूवल मिलने के पहले? एग्जैक्ट पर्टिकुलर जो इनको देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कब देने हैं? अप्रूवल मिलने के। तो अप्रूवल मिलने के पहले क्या किया था? सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने कहा भैया सिर्फ ये एरिया है, अगर उनको इस एरिया की परमिशन मिल गई, अब तुम हमें एग्जैक्ट डिटेल दो कितना कितना पोर्शन जमीन है या कितना कितना एरिया है, ओके। तो पहले अगर आपको अप्रूवल मिल गई है, नाउ यू नीड टू सबमिट द एग्जैक्ट पर्टिकुलर विच आफ्टर सेटिस्फाइंग that specified requirements are fulfilled, notify the specifically identified area as a special economic zone. जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी चीज समझ में आ जाएगी, एरिया सफिशिएंट है, सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड हैं, तो उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अभी तक शायद आपने सिर्फ नाम सुना था एसईजेड का, अब आपको ये समझ में आया ये बनते कैसे हैं? आया ना समझ में? पक्का? ये हेडिंग बताओ क्या है? हम ज्यादा क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जगे रहें, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग एसईजेड, मतलब इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कौन कैसे डिसाइड करेगा? बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा ये डिसाइड करने के पहले कि किस एरिया को एसईजेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, जेनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मतलब हुआ इसका? अगर उस एरिया से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे हमने एरिया आइडेंटिफाई किया, हमने उनको भेजा, अब वो हमसे कह रहे हैं क्या इससे एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी? अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम इसको एसईजेड डिक्लेयर करवाएंगे, अदरवाइज हम इसको एसईजेड डिक्लेयर नहीं करवाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कितने ऑफिसेस, कितनी फैक्ट्री, कितने रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन गए,
जबकि एक समय पे एक तरह से गांव ही एरिया था, वो बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपको। अब क्या हुआ, इतने ऑफिसेस वगैरह सब बन गए हैं, ऑफिस बनने का मतलब सब जॉब करेंगे, जॉब करने का मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट्स होंगे, शहर बस गया पूरा। तो अगर वहां फैक्ट्री लगाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जॉब्स बढ़ रही हैं, तो उसको एसईजेड डिक्लेयर करवाया जाता है, अदरवाइज नॉट। सेकंड में देखो क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम एसईजेड डिक्लेयर करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं करेंगे। थर्ड देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। कह रहे हैं इस एसईजेड में लोग पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कौन, डोमेस्टिक वाले कि फॉरेन वाले, दोनों। डोमेस्टिक वाले लगाएंगे कि नहीं, फॉरेन वाले लगाएंगे कि नहीं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आपने कहा हमने भी एक एरिया आइडेंटिफाई किया है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, कह रहे हैं बड़े दिन से पसंद था ये एरिया, अब आप इसको एसईजेड डिक्लेयर कराओ और वहीं एकदम बॉर्डर पे फैक्ट्री लगाएंगे हम अपनी, मिलेगा कि नहीं। कह रहे नहीं भैया, इससे सोवरेनिटी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ऐसे एरिया को हम लोग एसईजेड डिक्लेयर नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट आइए, प्रोसेसिंग नॉन प्रोसेसिंग एरिया। कह रहे हमारे एसईजेड में दो तरीके के एरियाज होंगे। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले फैक्ट्री लगी, फिर उसके बाद रेसिडेंशियल सिटी हुई, फिर पार्क्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब बने, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली आइडेंटिफाई करो तो कुछ प्रोसेसिंग है, कुछ नॉन प्रोसेसिंग है। जैसे ये जो फैक्ट्री है, गोडाउन्स हैं, ये सब प्रोसेसिंग एरिया हो गए। और इसके अलावा ये जो पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल्स ये सब बन रहे हैं, ये सब कौन से हो गए, नॉन प्रोसेसिंग एरिया। तो देखिए कह रहे हैं सेक्शन 6 empowers the central government to demarcate the areas falling within the special economic zone, the processing area for setting up of units for activities being manufacture of goods, rendering of services, area exclusively for trading और warehousing। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, ये सारे एरिया कौन से हो गए, प्रोसेसिंग। और इसके अलावा जो एरियाज बचे वो कौन से हो गए, नॉन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखिए, मेन पर्पस एसईजेड बनाने का क्या था, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ड्यूटी। सेक्शन 7 एग्जेम्स all the goods and services exported out of or imported into or procured from DTA by a unit or developer from payment of taxes and duties। लेकिन इसके पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या मतलब है। एक्सपोर्ट का मतलब देखो जरा क्या क्या है, हमको बताओ, तीनों पॉइंट्स हैं क्या। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में सामान कहां से कहां जा रहा है, एसईजेड से बाहर। एसईजेड से बाहर जाएगा वो भी तो एक्सपोर्ट ही हुआ। भाई आपने अपने मन के लिए कह दिया फॉरेन टेरिटरी, बट एक्चुअली में थोड़ी फॉरेन टेरिटरी। आप नोएडा जाते तो क्या कहते, फॉरेन जा रहे हैं। समझ में आया, कह रहे आपने मान लिया फॉरेन टेरिटरी, लेकिन एक्चुअल में तो एसईजेड भी इंडिया का पार्ट है। एसईजेड से अगर इंडिया के बाहर जा रहा है वो एक्सपोर्ट है। सेकंड में क्या हो रहा है, इसका मतलब डीटीए से एसईजेड। पहला वाला है एसईजेड से इंडिया के बाहर, दूसरा क्या है, डीटीए से एसईजेड। बताओ डीटीए से एसईजेड को एक्सपोर्ट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसको फॉरेन टेरिटरी माना, ठीक है। और तीसरा बताओ क्या है, ठीक है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट या एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड को भी हम लोग क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट। तो एसईजेड से अगर एसईजेड जा रहा है तो भी उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। और जो भी गुड्स ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन सब को एग्जेम्पशन मिल जाएगी टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने लिखा है टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस अंडर ऑल द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हम लोग एक जनरल लाइन क्या बोलते हैं पता है, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एसईजेड वो होते हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं है। इनके ऊपर सिर्फ वो टैक्सेस नहीं लगते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, फर्स्ट शेड्यूल आपके कोर्स में नहीं है वो बात अलग है, बट आगे एज अ सीएस आप ये बात समझ रहे हैं, ये मत सोचना अच्छा एसईजेड में हो सब छूट है। नो, एसईजेड में टैक्सेस लगते हैं, सिर्फ वो टैक्सेस नहीं लगते, वो एक्ट नहीं लगते जो कहां मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में। तो अगर आपके पास एसईजेड का ऐसा कोई केस आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एक्ट है
और वो एक्ट फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है कि नहीं है। अगर फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है तो एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एसईजेड से। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखो, एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट। इंपोर्ट पढ़ो, कहां से कहां। फर्स्ट क्या है, बाहर से यहां लाना, ठीक है, बाहर से एसईजेड आ रहा है तो इंपोर्ट है। और दूसरा क्या है, एग्जैक्टली कह रहे रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज बाय अ यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अनदर यूनिट और डेवलपर। यानी एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड में अगर आ रहा है इंपोर्ट है, जा रहा है तो एक्सपोर्ट। क्लियर, एनी डाउट? ओके, अब देखिए आती है इसकी अथॉरिटीज। वो कौन सा बोर्ड, एक हम लोग ने पढ़ा था ना, एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए हम किसके पास जाते हैं, बोर्ड के पास। और उस बोर्ड का नाम देखो क्या है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ऐसी 4-5 अथॉरिटीज आएंगी अभी इस चैप्टर में। हम आपको बताएं सब कुछ इजी है, टफ क्या है, ऐसी 4 या 5 अथॉरिटीज हैं और उन सारी अथॉरिटीज के पावर्स एंड फंक्शंस हैं। समझ में आया क्या दिक्कत आएगी, इनको याद करने में कंफ्यूजन होगा क्योंकि सबके पावर्स एंड फंक्शन लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, फाइन। देखो सबसे पहली अथॉरिटी कौन सी हो गई, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इनकी देखिए ड्यूटीज एंड पावर, फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताओ क्या काम है इनका। एरिया आइडेंटिफाई करके लिए अप्रूवल के लिए किसके पास भेज रहे थे, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो सबसे पहला काम तो यही हो गया, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्टिंग द प्रपोजल। सेकंड देखो, ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस टू बी कैरीड आउट इन द एसईजेड। मतलब एसईजेड में कौन कौन से काम हो सकते हैं, हाँ, जो डेवलपर कर सकता है, इसकी परमिशन भी हमें किससे लेनी है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। थर्ड देखो, वैसे आप छोटे छोटे भी पिकअप कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स डेवलपर्स को भी मिलते हैं। जैसे पता है ये कंपनीज होती है ना, विप्रो एंड ऑल, ये सब डेवलपर की तरह भी एक्ट करते हैं। एक्चुअली जो एसईजेड के बेनिफिट्स है ना, वो यूनिट होल्डर को तो मिलेंगे ही, डेवलपर को भी मिलते हैं। अगर आपने एसईजेड डेवलप करा है तो आपको भी मिलेगा। देखो देखो ये लाइन देखिए जिसमें लिखा है टैक्सेस एग्जेम्पशन वाला, ये पढ़ो। ऑल गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंपोर्टेड इनटू और प्रोक्योर्ड फ्रॉम डीटीए बाय अ यूनिट और डेवलपर। यानी ये बेनिफिट्स यूनिट होल्डर को भी मिलते हैं और डेवलपर को भी मिलते हैं। ठीक है, तो डेवलपर ने अगर वो बनाया है तो उसको भी बेनिफिट्स मिलते हैं वेरियस एक्ट के अंदर। ओके, हाँ, आई वाज सेइंग इसके जो पावर्स एंड फंक्शन है, वैसे आप एनी 5 कर सकते हैं छोटे छोटे। आई थिंक लास्ट समझ में आ गया होगा आपको। आखिरी वाला देखो, है ना, सबसे इजी ये लगता है, परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी असाइन। इसको फर्स्ट पॉइंट तो नहीं लिखोगे कभी, है ना, 5 याद करने थे, एक ये याद कर लिया। सबसे पहला पॉइंट था सच अदर फंक्शंस। ओके, सी वाला देखो, ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल टू द डेवलपर और यूनिट्स फॉर फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं अगर एसईजेड में फॉरेन कोलैबोरेशन होना है किसी कंट्री के साथ, या एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है बाय द वे, व्हाट इज एफडीआई? सुना है किसी ने एफडीआई के बारे में, क्या मतलब होता है? अच्छा इतना बता दो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कहां से? हाँ, तो यही तो बताना था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यही हुआ, बाहर से इंडिया में पैसा लगाना। कह रहे हैं हम बाहर वाले अगर एसईजेड में पैसा लगा रहे हैं, इसकी अप्रूवल लेना, या कौन कौन लगा सकता है, ये भी हमें कौन देगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ओके, नेक्स्ट देखो डी वाला, बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए, वही जो अभी हम लोगों ने देखा, रोड्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, ये डेवलप करने के लिए भी परमिशन किससे लेनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। नेक्स्ट वाले में बताओ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कह रहे हैं अगर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो उसकी लाइसेंस लेने के लिए भी हम किसके पास जाएंगे, एफ में बताओ क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया था लेकिन आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एसईजेड को मैनेज नहीं किया, तो वो आपका लेटर ऑफ अप्रूवल क्या हो जाएगा, सस्पेंड। याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी 4-5 पॉइंट्स कर लीजिएगा। अब वही टॉपिक आ गया, देखो, सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
सेक्शन 10 एम्पावर्स द बोर्ड, कौन सस्पेंड कर सकता है? अप्रूवल दी किसने थी? किस चीज की अप्रूवल थी? एसईजेड बनाने की। चैप्टर कौन सा चल रहा है? एक्ट कौन सा है? ईयर कौन सा है? एग्जाम कब है आपका? बस यहीं पहुंचना था। जून 24, जून 25, 2 जून को कौन सा पेपर है? 2 जून को। अच्छा, ये कंडीशन भी है, डिपेंडेंट ऑन 25 है ना। ओके, मान लो पास हो गए, 2 जून को कौन सा पेपर दे रहे होंगे आप? सीएमएसएल का। यानी वो जो एनएवी अभी आपने निकाली वो आप वहां बैठ के निकाल रहे होंगे। यही नहीं समझ आ रहा है क्या बोल गए हम। अभी थोड़ी देर पहले एनएवी कैलकुलेट कर रहे थे, 41 पॉइंट जो आई थी, है ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ हाँ, वही तो, इतना आसान नहीं आता। वैसे आ भी जाता है कई बार। सीएमएसएल का पेपर अब कंपेरेटिवली ठीक आने लग गया है। ईसीआई पे ठीक वैसे आता है, बट पहले सीएमएसएल पेपर बहुत, आपको पता है जो सीएमएसएल आपकी बुक है ना, बहुत शॉर्ट कर दी गई है। पहले बहुत वाइड थी, मतलब हम आपके ओल्ड के ओल्ड सिलेबस की बात करें। एक तो ओल्ड सिलेबस अभी था, जो आपका न्यू है उसके जस्ट पहले जो था ओल्ड था, और उसके जस्ट पहले की बात करें, सीएमएसएल की किताब, कंपनी लॉ किताब देखी है, बिल्कुल उसके बराबर की थी। आईसीडीआर चैप्टर जो आपके में छोटा सा दिया है, वो अकेले 100-150 पन्ने का था, अकेले। फिर उनको लगा कि ज्यादा हो गया इनके हिसाब से, तो उन्होंने धीरे धीरे करके रिड्यूस कर दिया। लेकिन बात ये, आपको ये भी भारी पड़ रहा है ना। चलो देखिए, कब कब इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो सकता है। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, कब सस्पेंड हुआ? डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस और परफॉर्म द ड्यूटीज। सेकंड में क्या हुआ? persistently defaulted in complying with the directions, बोर्ड उनको डायरेक्शंस दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था, लेकिन ये लगातार उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। थर्ड देखो, कह रहे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेवलपर इज सच दैट ही इज अनेबल टू फुल्ली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज द ड्यूटीज। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो गई है कि अब वो काम नहीं कर सकता। इन सारी ही सिचुएशन में उसका जो लेटर ऑफ अप्रूवल है वो क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड। ओके, नेक्स्ट आइए, डेवलपमेंटल कमिश्नर, जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल था उसमें पॉइंट नंबर 1 डाला हो, वो पहली अथॉरिटी थी। ये है दूसरी अथॉरिटी, डेवलपमेंटल कमिश्नर या डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, अब देखिए ये कौन है। सेक्शन 11 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डेवलपमेंटल कमिश्नर फॉर 1 और मोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमको बताओ, जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वो हर एसईजेड का एक था या सारे एसईजेड का एक था, कि सबके लिए अलग अलग था? सबका एक था। और ये डेवलपमेंट कमिश्नर सबका अलग अलग, सबका अलग अलग है कि सबका एक है? सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है पक्का। 1 और मोर एसईजेड मतलब हो सकता है 2-4 का एक हो सकता है एक का एक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंक्शंस, इनके फंक्शंस में आ जाइए। देखो इनका काम क्या है, फर्स्ट पॉइंट। अब आपको कंफ्यूजन समझ में आ रही है क्या है? उसके भी सेम पॉइंट्स थे और कुछ कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स इसके भी होंगे। बस इसके पॉइंट्स पढ़ लो, फिर छोड़ देंगे क्लास, पक्का प्रॉमिस। अब पढ़ लो मन से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, गाइड द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट। बताओ एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? जो एसईजेड में यूनिट लगा रहा है, ठीक है। और डेवलपर कौन था? जो एसईजेड बना रहा है। ओके, तो वहां पे यूनिट कैसे लगानी है उसकी हेल्प कौन करेगा? डेवलपमेंट कमिश्नर। इंश्योर एंड टेक सूटेबल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये काम उनका भी था। एक्सपोर्ट्स वो भी देख रहे थे, ये भी देखेंगे। कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर। ये पॉइंट आया समझ में? डेवलपर सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी कौन देखेगा? डेवलपमेंटल कमिश्नर। Discharge such other functions as may be assigned to him by the central government and any other function as may be delegated by the board. What is the difference between E point and F point? हाँ, कह रहे हैं E point में जो काम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं और F point में जो ड्यूटीज उसको बोर्ड ने असाइन करी है। ठीक है, अभी तो इसको पढ़ लीजिए,
टेस्ट में याद भी कर लेना, लेकिन ऐसी जो याद करने स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये रटने वाली चीज है, इसमें क्या ही समझने में यही आ रहा है कि डेवलप करना है, ठीक है, लेकिन इसके पॉइंट्स स्पेसिफिक होने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में डायरेक्टली आता है तो ये पॉइंट्स हैव टू बी स्पेसिफिक, जो आप कहते हैं ना बना बना के लिखने की। अब जैसे दिए तो इसमें 5-6 हैं, आप बना 10-12 सकते हैं, हाँ ये कला है आपके अंदर, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक। तो वो जब लास्ट में एकदम रिवाइज करते हो ना, तो ऐसी चीजें रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आपको देखते हुए वी विल स्टॉप ओवर हियर, देखिए थक बहुत गए आज। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छा करा दिया ना इसलिए वही हम सोचे क्या हुआ। अप्रूवल कमिटी थर्ड अथॉरिटी है, दिस यू विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो।